रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, मेरा यानी संगीता रावत का। गर्म हवाएं चलने लगी हैं, सूरज का ताप चढ़ गया है, यानी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। इस मौसम में अक्सर हम थकान, चिड़चिड़ापन और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन हमारे पास एक अमूल्य खजाना है, आयुर्वेद, जो हमें बताता है कि ऋतुओं के अनुसार हमारी जीवन शैली और आहार कैसा होना चाहिए। इस विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आज आयुर्वेदाचार्य मनीषा शर्मा जी। डॉक्टर मनीषा, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ग्रीष्म ऋतु के दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, और भोजन की बात करें तो गर्मियों में किस तरह का भोजन करना आयुर्वेद में उचित माना गया है? ग्रीष्म ऋतु में हम जो सूर्य होता है वो अपने मैक्सिमम हीट पर होता है, तो वो हमारे शरीर से जो शरीर का जो स्नेह अंश है या शरीर का मैं कहूँ जो फ्लूइड है उसका शोषण कर लेता है, उसको सुखा देता है। तो इस तरह से इस ऋतु में आप देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, आपको पसीना इतना आता है, और आप ये देखेंगे कि इस समय पे आपका डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ही स्लगिश हो जाता है। साथ में व्यक्ति का जो बल है यानी जो उसकी पावर है या जो स्टेमिना है वो भी बहुत कम हो जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषियों ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है कि हर ऋतु में आपकी दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्णन किया गया है, हमारे आहार में मधुर रस यानी स्वीट चीज़ों की प्रिडोमिनेंस होनी चाहिए। साथ में शीतल यानी कोल्ड पोटेंसी वाले होने चाहिए। स्निग्धता युक्त होने चाहिए हमारे खाद्य पदार्थ। स्निग्धता से मेरा मतलब है थोड़ा सा घी या तेल युक्त खाना हमारा होना चाहिए। साथ में लिक्विड डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि ऐसे खाना पीना हमें रखना चाहिए जिसमें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा हों, स्वीट की तरफ टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जो मधुर चीज़ें होती हैं वो शरीर में तुरंत बल देती हैं, आपको ताकत देती हैं, वाइटलिटी देती हैं, आपको एनर्जी देते हैं, या मैं मॉडर्न के लैंग्वेज में कहूँ तो आपको तुरंत आपको ग्लूकोज की सप्लाई देते हैं। तो ऐसा आहार विहार हमें रखना चाहिए। अब मैं आहार की बात तो मैंने कर दी, अब मैं विहार पे आऊँ तो इस ऋतु में चूँकि मनुष्य के शरीर का बल बहुत कम हो गया होता है, तो इसलिए इस ऋतु में बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? ताकि आपका बल और ज़्यादा कम ना हो। एक मॉडरेट अमाउंट में ही करें, लेकिन ओवर या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज इस ऋतुओं में नहीं करनी चाहिए। साथ ही एक यही ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें आपको दिन में सोने की परमिशन दी जाती है। अदरवाइज़ आयुर्वेदा नेवर रिकमेंड्स दिन में सोना, केवल ग्रीष्म ऋतु में। क्यों? क्योंकि रात्रि बहुत छोटी होती हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं, इसलिए केवल ग्रीष्म ऋतु में आप दिन के समय में सो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के तुरंत बाद ना सोए, थोड़ा सा गैप रखें, आधा पौना घंटा 1 घंटे का। उसके बाद आप कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं, जिससे शरीर में बल बना रहे। तो किन किन बातों और किन किन खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है इस मौसम में? जी, इस ऋतु में आपने खाने पीने में ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, या मैं कहूँ जैसे हमारे खाने में जो नॉर्मली में यूज़ होता है गरम मसाला, ऐसे मसाले जो शरीर में गर्मी करते हैं उनसे आपको बचना है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें और बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। और खाने पीने में बिल्कुल ज़ीरो ऑयल पे आ जाना भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, विशेष रूप से इस ऋतु में जब हमें इस स्नेह की ज़रूरत शरीर में होती है। एक आम सवाल ये भी उठता है डॉक्टर साहब कि गर्मियों में दूध और दही का सेवन करना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो किस रूप में, और नहीं तो क्यों? आपने जो पहले बोला दूध, हाँ, दूध का सेवन बिल्कुल इस ऋतु में करना चाहिए। दूध के गुण हैं, जो जिस प्रकार का खाना हमें खाने की परमिशन है इस ऋतु में, यानी जो कि लघु हैं, ठंडे हैं यानी शीतल हैं, जो पदार्थ मधुर नेचर वाले हैं यानी स्वीट जिनका नेचर है वो हैं, सेम क्वालिटीज़ हैं आपके दूध में। तो इसलिए इस ऋतु में आप दूध का सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है दही, जो कि बहुत कॉमन होता है कि गर्मियाँ आते ही हम दही खाना शुरू कर देते हैं।
इस ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन निषिद्ध है। जी, दही का सेवन निषिद्ध है। इसकी जगह आप एक बार के लिए या मैं कहूँ कभी कभी आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उतनी तासीर में गर्म नहीं होती, दही तासीर में जबकि गर्म होती है, इसलिए मना किया गया है। दूध तासीर में ठंडा होता है। तो इस ऋतु में आप जिस प्रकार से आपको लेना पसंद है, रूम टेम्परेचर का या गर्म करा हुआ दूध, जैसा आप ले सकते हो आप उस प्रकार से दूध ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। श्रोताओं, अगर आपको दही के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो डॉक्टर साहब का एक एपिसोड दही पे जो पहले आ चुका है, आप ज़रूर सुनिएगा। गर्मियों में फ्रूट और मिल्क शेक बहुत ट्रेंड में हैं। क्या आयुर्वेद दूध और फलों का मेल उचित मानता है? कौन कौन से फल को दूध के साथ लिया जा सकते हैं? ये जो आपने सही कहा, जो बहुत ट्रेंड में है मिल्क शेक, ये आयुर्वेद की दृष्टि में उचित नहीं है। किसी भी प्रकार का फल दूध के साथ लेना मना किया गया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो फ्रूट्स हैं वो खट्टे होते हैं नेचर में। जब वो दूध के साथ मिलते हैं तो ये विरुद्ध आहार बन जाता है। आयुर्वेद में केवल एक ही फल है जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, और वो है मीठा आम। जी, मीठा आम। यदि आम खट्टा है और आप उसमें ज़बरदस्ती चीनी डाल के उसको मीठा बना रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप पहले आम को टेस्ट करके देखिए, अगर अच्छा मीठा है तो ही आप उसको दूध के साथ कंबाइन करिए, वरना छोड़ दीजिए। दूध अलग लीजिए, फल अलग लीजिए। आजकल ये जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चल रहे हैं या बनाना मिल्क शेक चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। साथ ही दही के साथ भी इसी प्रकार से इनका फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। दही को लेना है अलग लीजिए, और जैसा मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि दही में क्या क्या चीज़ें मिला के ले सकते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों के साथ ही आप दही लीजिए। आपने अपने पहले के एपिसोड में तो बताया ही था, लेकिन अभी गर्मियों के बारे में बात हो रही है, तो आप बताइए दही की जगह मट्ठा या लस्सी लेना क्या बेहतर रहेगा? जी, दही तो बिल्कुल नहीं, उसकी जगह मट्ठा एक बार के लिए, या मैं ऐसा कहूँ कि डेली ना ले मट्ठा भी, कभी कभी मट्ठा ले सकते हैं। और लस्सी देखिए, घर में बना रहे हैं तो उसको थोड़ा पतला करके मिश्री डाल के कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार में जब जाते हैं तो वो इतनी गाढ़ी लस्सी आपको देते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दही में ही चीनी मिला के दे दी है। ये सेवन ठीक नहीं है। आपको लेना हो तो कभी कभी दही में मिश्री मिला के ले सकते हैं, और थोड़ा सा उसको पतला करके। और इसी प्रकार से जो छाछ है या जो तक्र है या जो मट्ठा है, वो भी आप कभी कभी ले सकते हैं। अगर आप कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी बता दें जिनसे गर्मी में शरीर को ठंडा और संतुलित रहे। जी, ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं कहूँगी, जिसमें अंजीर है, खजूर है, मुनक्का है, किशमिश है। ये ठंडे होते हैं, बॉडी में कूलिंग करते हैं। तो इनको आप रात में अच्छी प्रकार से धो के, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, ये नहीं कि बहुत सारा आपने भर भर के ले लिया। जैसे 2 अंजीर ले लीजिए, 2 खजूर आप बिना भिगाए भी ले सकते हैं। मुनक्का 5 से 6 मुनक्का या 5-6 किशमिश भिगा के आप अगले दिन सुबह अच्छे से उसको चबा चबा के खाली पेट में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो कुछ अभी आपने बताया, खजूर, अंजीर, हमें लगता था ये सब गर्म तासीर के हैं और इनको हम सर्दियों में ही खा सकते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि इनको गर्मियों में भिगा के खा सकते हैं। ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। गर्मी में अक्सर पाचन कमज़ोर हो जाता है। इस मौसम में पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए? जी, इस ऋतु में आपको विशेष रूप से खाना हल्का लेना है, यानी जो इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाए। खाने में घी 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ज़रूर लें, जो आपके बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है उसको वो बैलेंस करेगी। साथ में जो भी गरम मसाले हैं उनका प्रयोग कम से कम करें। इस टाइम पे धनिया, जो सूखा धनिया होता है, उसका प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है, जो कि
कूलिंग इफ़ेक्ट देता है बॉडी में। कई बार जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है या बहुत हाइपर एसिडिटी होती है, तो उनको भी हम ये रात में मैं उनको नुस्खा बताती हूँ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप रात में सोने से पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच जो धनिए के बीज होते हैं या धनिए के दाने होते हैं उनको अच्छे से धो के उसको 1 कप पानी में सोख करके रख दें। सुबह उठ के इस पानी को छान के आप खाली पेट में लें, तो ये आपके शरीर में गर्मी को बैलेंस में रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। डॉक्टर साहब, गर्मियों में आम सुनने को मिलता है लू लगना या हीट स्ट्रोक आना, तो इसको कैसे समझा जाए और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, जब मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उस समय हमारी बॉडी उस बढ़ते टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जब एडजस्ट नहीं कर पाती, या मैं यूँ कहूँ कि ब्रेन में जो हीट कंट्रोलिंग जो हमारे सेंटर हैं जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण ही, तब आपको ये हीट स्ट्रोक या जिसे हम कहते हैं लू लगना ये दिखाई देता है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको वीकनेस होती है, आपको चक्कर आते हैं या आपको ऐसा कन्फ्यूजन सा फील होता है कि आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे होते हैं, आपको मितली आना या जिसे नौजिया कह सकते हैं, वॉमिटिंग भी आ सकती है, आपका विजन ब्लर हो सकता है, आपकी स्पीच यानी बोलने की क्षमता में पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है, साथ ही आपकी स्किन या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी या बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पसीने वाली हो जाएगी। इसमें आपका बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो एकदम बढ़ के 104 तक जा सकता है। आपके हार्ट बीट बढ़ सकती है, बीपी डाउन हो सकता है। तो इस तरह इसमें से आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में देखने को मिले, तो ऐसे लक्षण आपको देख के आप पहचान सकते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है या इसको लू लग गई है। अब बात करें इससे बचने की, तो इससे बचने की सबसे बड़ी जो की है वो है हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की या तरल तत्वों का बैलेंस बने रहना। छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग लोग इसके प्रति ज़्यादा प्रोन रहते हैं क्योंकि बच्चे गर्मियों में भी खेलने को रुकते नहीं हैं घर में, उनको खेलने बाहर जाना ही होता है। तो इसलिए विशेष रूप से बच्चों का इस समय आप ध्यान रखिए, जब भी वो खेलने जाएं उनको पानी की बोतल या नींबू पानी इस प्रकार का उनको ड्रिंक उनके साथ में उनको दें। तो क्या ये जानलेवा हो सकता है, और अगर हाँ तो फिर इसके क्या प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं हम? जी, ये जानलेवा भी हो सकता है अगर आपने सही समय पे उपचार न किया गया तो। देखिए, जब इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले हमें उसकी बॉडी को कूलिंग करनी चाहिए। आप उसके शरीर पे ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं या उसको ऐसी जगह ले जाएं जहां टेम्परेचर कम हो, जैसे एसी वाले रूम में या आसपास एसी उपलब्ध नहीं भी है तो भी आप कमरे में खिड़कियां वगैरह खोल दें, पंखा चला दें, उसके बॉडी पे पानी का छिड़काव करें। सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय यही है कि कैसे हम उसके बॉडी का टेम्परेचर कम करें। उसके बाद जैसे उसकी स्थिति होगी उसके आगे फिर हॉस्पिटल का उपचार शुरू कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब नाक से खून निकलना भी हीट स्ट्रोक का एक सिम्टम है? नक्सीर होना हीट स्ट्रोक का सिम्टम यूजुअली नहीं होता, ये अलग से ही एक अलग प्रकार का रोग है जिसमें कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है या बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि रुक्षता आ जाती है, तब ऐसा जो आपने बोला नक्सीर जो चल जाती है या नाक से ब्लड आने लगता है, ऐसा हमें यूजुअली देखने को मिलता है। और ऐसा यूजुअली हमें बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं। कई बार बच्चे होते हैं नोज़ पिकिंग करते हैं तो बहुत उन्होंने शार्पली नोज़ में अंदर खरोच दिया या कुछ इंजरी हो गई, क्योंकि ब्लड नोज़ की जो हमारी कैपिलरीज होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, या बहुत ज़ोर से उन्होंने दम लगा के नोज़ ब्लो कर दिया तो भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हाँ, नक्सीर अक्सर यूजुअली यही होता है, गर्मियों में जो ड्राइनेस होती है उसके कारण नक्सीर फूट जाती है या ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ये अलग है हीट स्ट्रोक से। तो डॉक्टर साहब, अगर नाक में खून निकलने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? जी, इसमें सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को सीधा बैठाएं और हल्का सा आगे को झुकने को बोल दें। पीछे नहीं झुकाइएगा, नहीं तो वो आपके एयर पैसेज में भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको आगे करके यानी थोड़ा सा आगे को टिल्ट होने को कहिएगा। और जो सबसे इसमें तुरंत करने वाली चीज़ है वो है कि आप नोज़ का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है आगे का, उस पर थोड़ा उसको प्रेशर दे के आपने उसको बंद करके रखना है।
थर्ड थिंग, अगर आसपास अवेलेबल है बर्फ़, तो आप किसी कॉटन के कपड़े में बर्फ़ लेके अपने नाक के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि आगे की तरफ टिल्ट होना है, जबकि लोग सब पीछे को करते हैं। नहीं, आगे को ही झुकाना है, क्योंकि पीछे को जाके वो कई बार आपके गले तक में भी आ सकता है, क्योंकि हमारे नाक और गले के पीछे एक ट्यूब होती है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती है, तो इसलिए पीछे ना करके थोड़ा सा आगे को टिल्ट रहें। तो डॉक्टर साहब, स्कूल जाने वाले बच्चों की दिनचर्या में किस तरह का खान पान होना चाहिए ताकि वो गर्मी से बचे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप अंजीर है, मुनक्का है, ठीक है, किशमिश है, आप इनको रात में भिगाइए और सुबह जो मैंने खाली पेट चबाने को बोला है, ये आदत आप अभी से अपने बच्चों में डालिए, क्योंकि ये न केवल शरीर को कूल डाउन करते हैं बल्कि आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आयरन इनमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बच्चा अगर ये सुबह खा के जाएगा तो उसको पूरे दिन भर एक एनर्जी बनी रहेगी। तो आप इस शुरुआत यहाँ से कर दीजिए कि बच्चों को ये चीज़ें सुबह में दें। इसके अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स तासीर में गर्म होते हैं, जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब तासीर में गर्म होते हैं। चूँकि बच्चे शांति से तो बैठते नहीं हैं, वो उनको भागा दौड़ी फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती है, तो इसलिए हमें उनको, जो मैं अभी आपको नाम ले रही हूँ, और हाँ साथ में जैसे चिरौंजी भी नेचर में ठंडी होती है, तो आप इन सबको मिला जुला के बच्चे को सुबह खाने को दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि बच्चे बिना नाश्ता करे घर से ना जाएं, क्योंकि इस टाइम आप देखते हैं कि बच्चे सुबह मॉर्निंग में जब असेंबली में खड़े होते हैं तो बच्चे आए दिन फेंट होके गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली पेट होते हैं और इतनी गर्मी होती है कि बच्चों में वो एनर्जी लेवल नहीं रहती या ग्लूकोज लेवल उनके डाउन हो जाते हैं। तो उनको जो भी हल्का फुल्का खाते हैं घर में, नहीं और कुछ नहीं खा पा रहे हैं तो दूध दे दीजिए उनको सुबह में। दूध के साथ पानी भिगो के रखे गए 2 बादाम दे दीजिए और 1 अखरोट दे दीजिए जो रात में आपने भिगाए हों, और सुबह उनका छिलका उतार के दीजिए। बस सिर्फ 2 बादाम, उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत करिए। कुछ देर बाद उसको आप केला दे सकते हैं, या दूध नहीं पीना चाहता है तो सुबह थोड़ा सा फ्रूट दे दीजिए बच्चे को। नाश्ते में भी बच्चे के खीरा है, ककड़ी है, और कुछ भी जो भी बच्चा खुशी से खा ले या जो उसके पसंद से खा ले, ऐसा खाना बना के दें आप बच्चों को। अब दलिया वगैरह मैं बात करूँ तो मुझे पता है बच्चे वो खाना पसंद नहीं करेंगे, तो जो बच्चा खुशी से खा ले वो उसको खाने में आप उसके दे सकते हैं। साथ में अब मेन है आता है उनकी हाइड्रेशन की, जब हम बात आती है तो बच्चों को आप कोशिश करें कि बाज़ार की जो ड्रिंक्स हैं को अवॉइड करें, या मैं कहूँ कैफ़ीनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस के नाम पे जिसमें बिल्कुल भी कुछ फ्रूट नहीं होता है, ऐसे जूसेस बच्चों को देना अवॉइड करें। इसकी जगह आप बच्चे को या नारियल पानी दें या सत्तू दें, जो एक अपने आप में पावर हाउस है एनर्जी का। इसमें आप किसी भी चीज़ का सत्तू बन, चाहे चने का सत्तू ले लीजिए, चाहे आप जौ का सत्तू ले लीजिए, चाहे आप इवन गेहूं के सत्तू की भी बात की गई है, तो आप इनमें से किसी का भी सत्तू ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बच्चों को नींबू पानी दे सकते हैं, आम पन्ना बना के दे सकते हैं। और आजकल जो आपने काफ़ी सुना होगा गोंद कतीरा, जो कि तासीर में ठंडा होता है, उसको फुला के रख लीजिए और बच्चों को उनकी 1 ग्लास उनका शरबत में आधा चम्मच वो गोंद कतीरा मिक्स करके दे दीजिए। डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके बहाने हम आम जनता तक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसके बारे में बहुत मिथ फैले होते हैं वो हम पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो साथियों, आप जान चुके हैं कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हल्का, सुपाच्य और ठंडक देने वाला आहार कितना ज़रूरी है। याद रखिए, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार ही रोगों से रक्षा करता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, शीतल रहिए और आयुर्वेद से जुड़िए। धन्यवाद। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।